welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys today we are going to end our fault grounds. आपको पता है guys कि हम fault theory को discuss कर रहे थे under theories of divorce. हमने देखा कि there are in total 8 fault grounds for dissolution of a marriage. उसमें से बाकी के सारे fault grounds have already been discussed in my separate videos. अगर आपने मेरे lectures नहीं देखे on adultery, desertion, cruelty and many more, please go and watch those videos also. And today हमारे last 2 fault grounds बचे थे, so we are going to end this concept today. इसके बाद guys I'll be coming up with irretrievable breakdown of marriage theory. उसको हम start करेंगे and then we'll move on to consent theory. आपको पता है कि theories of divorce जो मेरी पहली lecture था on divorce एक introduction थी. मैंने आपको बताया कि ये 3 theories होती हैं जिसको हमने in detail discuss करना है. So fault theory was already started and today we are going to end it. And guys a point to be noted is that जो मैंने आपको हर बार time and again अपने lectures में बताया कि अगर मैं बात करूँ गिल्ट या ऑफेंस थ्योरी की, उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले ही 3 फॉल्ट ग्राउंड्स आते हैं, एडल्ट्री, क्रुएलिटी एंड डिजर्शन. इन्हीं को आप मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस कहोगे. जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे फॉल्ट ग्राउंड्स और जो हम आज डिस्कस करेंगे, इनको आप मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस नहीं कहोगे. इट मीन्स conversion, insanity, venereal disease, renunciation of the world and presumption of death. ये किसी भी तरीके के मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस नहीं हैं. यही रीज़न था कि हमने गिल्ट या ऑफेंस थ्योरी को रीनेम किया था इनटू फॉल्ट थ्योरी. तो पहले 3 जो हमने डिस्कस करे वो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस एंड बाकी के रिमेनिंग 5 कैन नॉट बी टर्म्ड एज मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस बट दे आर मेयर फॉल्ट ग्राउंड्स. ये फॉल्ट ग्राउंड्स होते हैं जिसके बेसिस पे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है या फिर डिवोर्स मिलता है. सो गाइज आई होप यू आर कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड. And yes guys, if you're here in this video and you have not subscribed my channel yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with section 13 clause 1 subclause 6 and 7. सिर्फ यही हमारे fault grounds रहते हैं. They are quite easy and short. So guys, beginning with the very first ground, section 13 clause 1 subclause 6. इसमें क्या renunciation of the world. अब गाइस रिनाउंसिएशन का मतलब होता है टू अबंडन समथिंग और टू रिलिंक्विश समथिंग. किसी भी चीज़ को छोड़ देना इज टू रिनाउंस इट. अब गाइस रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड मतलब होता है कि इफ ईदर ऑफ द 2 स्पाउसेस बी इट हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी, अगर इन दोनों में से किसी एक ने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, वर्ल्ड को अबंडन या रिलिंक्विश कर दिया, इट मीन्स एक तरीके का संन्यास ले लिया, वो सन्यासी बन गया, तो वहाँ पे इट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फॉर द अदर स्पाउस. यानी कि पेटिशनर के लिए वो एक ग्राउंड फॉर डिवोर्स बन जाता है. हमारे बैरेक्ट में क्या लिखा है कि रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, उस बैरेक्ट में बेसिकली वर्डिंग क्या लिखी है कि रिस्पॉन्डेंट हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू एनी रिलीजियस ऑर्डर. ये चीज़ लिखी है. सो रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड पहली चीज़ है, बाय एंटरिंग इनटू एनी रिलीजियस ऑर्डर दूसरी चीज़ है. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स और रिक्विजिट्स फॉर दिस टू बी मेड अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ द कोर्ट. अब गाइस इसमें होता क्या है, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया सिंपल सी लैंग्वेज में, जो स्पाउस संन्यास जिसने ले लिया, जो सन्यासी बन गया है. इट मीन्स गाइस इट्स अ काइंड ऑफ एंड ऑफ वंस वर्ल्डली लाइफ और वर्ल्डली अफेयर्स. दैट कैन बी टर्म्ड एज रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड. आपने क्या किया, सेलिबेसी ऑब्जर्व कर ली. सेलिबेसी मतलब होता है कि ऑल्दो यू आर मैरिड, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आपने संन्यास ले लिया और अपनी मैरिड लाइफ को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, दुनियादारी से दूर जाते जा रहे हो. इट मीन्स आप मौनी हो गए, ठीक है, मौनी हो गए और आपने भग में कपड़े पहन लिए, एक तरीके के आप संत बन गए और आपने संन्यास ले लिया. इट मीन्स गाइज आपके लिए जिस इंसान ने ये किया उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन गाइज इफ वी लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ नॉन सन्यासी स्पाउस, डू यू थिंक उसके लिए जस्टिस होगा और उसका मन करेगा उस सन्यासी जिसने लिया अपने स्पाउस के साथ रहने का. सो इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ नॉन सन्यासी स्पाउस जिसको इस चीज़ में नहीं इंटरेस्ट, उसके लिए इट इज़ अ काइंड ऑफ डेप्रिवेशन. इट्स अ काइंड ऑफ वर्स्ट डेप्रिवेशन ऑफ मैरिटल हैप्पीनेस, मैरिटल टुगेदरनेस, मैरिटल कंपेनियनशिप. बिकॉज गाइस जो इंसान अब सन्यासी हो चुका है, सन्यास जिसने ले लिया है, दैट पर्सन विल मूव अवे, ग्रेजुअली विल मूव अवे फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ. लेकिन जो नॉन सन्यासी स्पाउस है उसको यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, वर्ल्डली लाइफ अच्छी लगती है. सो एक तरीके से उन लोगों में एक प्रॉब्लम रहेगी और मैरिटल 2-in-1शिप नहीं रहेगी. सो प्रॉब्लम्स आएंगी. सो इन अ वे और द अदर उनकी जो कंसोर्टियम है या उनकी जो कोहैबिटेशन है, लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, इट विल कम टू अ डेड एंड. तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फर्दर प्रॉब्लम या उनकी एगनी को, मेंटल पेन या एगनी को ज़्यादा करने से अच्छा है इट हैज़ बिकम अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. तो जो नॉन सन्यासी स्पाउस है
वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इस ग्राउंड पे क्या कर सकता है, मैरिज को डिसॉल्व करवा सकता है कि आई एम नॉट हैप्पी एंड आई एम नॉट गोना लिव विद दैट पर्सन। सो गाइज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, आपके स्पाउस ने रिनाउंसिएट कर लिया वर्ल्ड को बाय एंटरिंग इनटू एनी रिलीजियस ऑर्डर। ये भी चीज़ जरूरी है, रिलीजियस ऑर्डर मतलब किसी भी होली जगह पे आप जाके रहने लग जाते हो। इट मीन्स तभी मैंने कहा कि कंसोर्टियम और कोहैबिटेशन हैज कम टू अ डेड एंड। योर स्पाउस इज नॉट लिविंग विद यू एज हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी। तो जो नॉन सन्यासी स्पाउस है उसको डेफिनेटली इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी और वो इस शादी को क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो यू हैव एंटर्ड इनटू अ रिलीजियस ऑर्डर। इट मीन्स आपने क्या किया, इन रियलिटी किसी होली जगह पे रह के, धार्मिक जगह पे जाके आप रहने लग जाते हो और आपने क्या किया, उनकी राइट्स एंड सेरेमनीज जितनी भी रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज थी उसको पूरा किया एंड यू हैव एंटर्ड इनटू देयर रिलीजियस ऑर्डर एंड यू हैव रिनाउंस्ड योर ओन होम। सो इट्स अ काइंड ऑफ चोला सेरेमनी। आपने उनका चोला ले लिया, भगमे कपड़े पहन लिए, मौनी हो गए, आपने संन्यास ले लिया। सो इट्स अ काइंड ऑफ दैट लाइफ। और अगर मैं नॉन सन्यासी स्पाउस की बात करूँ तो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इट्स अ काइंड ऑफ वर्स्ट डेप्रिवेशन फॉर दैट स्पाउस। सो दैट इज वाई गाइस दिस हैज बीन मेड अ ग्राउंड फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। तो जो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू एनी रिलीजियस ऑर्डर। अब यहाँ पे एंटरिंग इनटू एनी रिलीजियस ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको समझाती हूँ। टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पंडित। पंडित लोग आपने सुने होंगे गाइज। अब पंडित को अगर हम कहें कि ही हैज़ रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, तो वो चीज़ नहीं होती। पंडित लोग वो हैं, ठीक है, संत और पंडित में फ़र्क होता है। पंडित लोग वो होते हैं कि दोज पीपल लीड देयर नॉर्मल मैरिटल लाइफ। वो अपनी फैमिली लाइफ को, मैरिड लाइफ को नॉर्मल तरीके से लीड करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोफेशन दे हैव। लेकिन अगर मैं बात करूँ संत लोगों की, उन्होंने संन्यास लिया है, दे आर ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, दे आर नॉट मैरिड, दे हैव नो चिल्ड्रन। सो देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द टू। तो जो पंडित लोग हैं, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता क्या है, बाय एंटरिंग इनटू एनी रिलीजियस ऑर्डर का मतलब होता क्या है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो आपको मैंने एग्जाम्पल दी वो समझाने के लिए दी है कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। यू हैव, अगर कोई इंसान पंडित है, उसकी वाइफ कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू फाइल अ पिटिशन फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन दिस ग्राउंड कि माय हस्बैंड हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। रिनाउंसिएशन का मतलब ये नहीं होता, बिकॉज पंडित इज समबडी हु इज लिविंग इज नॉर्मल married life, happy married life along with his family and children. That cannot be termed as mere renunciation of the world. I hope guys आपको ये point clear हो चुका है. Moving on to the second important point, which is section 13 clause 1 subclause 7, which deals with presumption of death. Guys ये point बहुत important है. Presumption of death का मतलब क्या है कि court has presumed. Guys, a point to be noted is that death नहीं हुई. Death has actually occurred or not हमें नहीं पता. Court has presumed that death has occurred. So it's a mere presumption of death has occurred. यानी कि we have no affirmative or positive proof whether the respondent is alive or dead. हमें नहीं पता कि respondent अभी भी alive है या नहीं है. Court has merely presumed कि the other person has died. अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पीपल ए एंड बी, ठीक है. ए इज अ गर्ल एंड बी इज अ बॉय. अब बॉय इज समबडी हु इज नॉट नोन, वो पता ही नहीं कहाँ पे. वेयर अबाउट्स ऑफ गर्ल्स हस्बैंड आर नॉट नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर. 7 साल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं. उस लेडी को नहीं पता कि उसके हस्बैंड के वेयर अबाउट्स कहाँ हैं, वेयर ही इज. तो यहाँ पे आप देखो, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है कि द अदर पर्सन हैज़ डाइड. तो गाइस बेसिकली ये एक ग्राउंड है फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज. इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा कि हमारे बैरक में लिखा है, बेसिकली अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो बैरक में ये लिखा है कि रिस्पोंडेंट को 7 साल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं और उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता कि वो कहाँ पे है. जिनको पता होना चाहिए था, हैड ही बीन अलाइव, अगर वो जिंदा होता, तो अगर किसी को पता होता, ऑब्वियसली उसकी फैमिली को, रिलेटिव्स को, नियर एंड डियर्स को, उनको भी नहीं पता कि वो 7 साल से कहाँ पे है. 7 years और मोर इज द टाइम प्रिस्क्राइब्ड. और ये टाइम ऐसे वैसे नहीं लिया गाइज. 7 years और मोर हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट से उठाया गया है. सो इंडियन एविडेंस एक्ट में ये लिखा है 7 years और मोर, तो 7 साल का टाइम दिया है. तो दिस इज प्रिजम्पशन ऑफ डेथ. अगर 7 साल हो चुके हैं, हमें रिस्पोंडेंट के वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं पता. इवन उन लोगों को भी नहीं पता who might have known had he been alive. अगर वो जिंदा होता, किसी ना किसी को तो उसके बारे में पता होता कि वो कहाँ पे है. लेकिन 7 साल हो चुके हैं, उसके फैमिली को, नियर डियर रिलेटिव्स को, किसी को भी नहीं पता कि रिस्पोंडेंट के वेयर अबाउट्स कहाँ पे हैं. तो जो स्पाउस पीछे रह गया है, बी इट हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी, that person can file a petition for dissolution of marriage on this ground कि we have presumed that the other person has died. Court presume कर लेता है. अब हम नहीं पता, there is no affirmative proof, हमें नहीं पता, there is no positive proof whether the respondent is dead or is alive. हमें नहीं पता. बट बिकॉज क्योंकि 7 साल हो चुके हैं या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, वेयर अबाउट्स had not been known of that person, so court has presumed that the other person has died.
अब आपको पता है गाइस, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में अभी हम ये मान के चलते हैं कि डेथ डिसॉल्व्स अ मैरिज, डेथ पुट्स मैरिज असंडर, डेथ हो जाती है तो मैरिज खत्म हो जाती है। तो अगर कोर्ट ने ये प्रिज्यूम ही कर लिया कि द अदर पर्सन हैज डाइड, इट मींस इट हैज बिकम अ ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब कोर्ट की डिक्री आएगी और मैरिज को आप डिसॉल्व कर सकते हो बाय फाइलिंग अ पिटिशन। बट गाइज अगेन बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? पिटिशनर पे रहेगा, बीट हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी। पिटिशनर को ये प्रूफ करना है, समहाउ अफर्मेटिवली कोर्ट को सेटिस्फाई करना है कि सच में वेयर अबाउट्स नहीं पता। इट मीन्स ऐसा लिखा है, बैरेट में लिखा है कि रिस्पोंडेंट हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव, किसी को नहीं पता, किसी ने उसके बारे में कोई खबर नहीं सुनी कि वो जिंदा है या वो मर गया। रिस्पोंडेंट हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years or more. And it is even not known to those persons who would have naturally known of him had he been alive. अगर वो जिंदा होता तो जिसको नेचुरली उसके बारे में पता होता, यानी कि अगर हस्बैंड हैज somebody जिसको प्रिज्यूम कर लिया कोर्ट ने कि ही इज बीइंग डेड, तो अगर वाइफ को तो ऑब्वियसली नेचुरली पता होना चाहिए कि उसका हस्बैंड कहाँ पे है, या अगर वाइफ है तो हस्बैंड ऑब्वियसली पता होगा उसको कि उसकी वाइफ कहाँ पे है, या फिर नियर डियर रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को या फैमिली को पता होगा, बट उन लोगों को भी नहीं पता। तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है कि द अदर पर्सन हैज डाइड। और ये ऑनर्स ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? पिटिशनर पे रहेगा, जो पिटिशन लेके गया है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन दिस ग्राउंड कि सच में 7 साल हो चुके हैं, वेयर अबाउट्स ऑफ दैट पर्सन हैड नॉट बीन नोन इवन टू मी एंड आई वुड हैव नेचुरली नोन ऑफ इट हैड द अदर पर्सन बीन अलाइव। आई होप गाइज आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। बट गाइज इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि हम कोर्ट ने तो प्रिज्यूम कर लिया कि द अदर पर्सन हैज डाइड, लेकिन आप अपने आप से, पिटिशनर अपने आप से ये प्रिज्यूम नहीं कर सकता कि आई हैव नाउ बिकम अ विडो और अ विडोअर एज द केस में बी। इट मीन्स हस्बैंड और वाइफ खुद ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि अब हम विडो या विडोअर हो चुके हैं एंड दे आर नॉट फ्री टू रीमैरी। कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा दी अदर पर्सन हैज डाइड, और इस प्रिजम्पशन पे कोर्ट आपको डिवोर्स भी देगा, लेकिन उसकी डिक्री आना जरूरी है। उसके बाद यू विल बी सर्टन ऑफ योर लीगल स्टेटस एंड देन यू कैन रिमैरी, उसके बाद यू आर फ्री टू रिमैरी। लेकिन जब तक आपने पिटिशन फाइल नहीं करी, जब तक कोर्ट की डिक्री नहीं आई, तब तक आप खुद ही ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि यू हैव बिकम अ विडो और अ विडोअर एंड यू आर नॉट फ्री टू रिमैरी। क्योंकि गाइज अगर सपोज ए एंड बी आर 2 people, बी समबडी जिसके वेयर अबाउट्स नहीं पता, ए प्रिज्यूम्ड हरसेल्फ टू बी अ विडोअर, ठीक है, टू हरसेल्फ टू बी अ विडो, और उसने रीमैरिज कर ली। द वेरी नेक्स्ट डे उसका स्पाउस रीअपियर्स, बी वापिस आ जाता है, ऑल ऑफ अ सडन ही रीअपियर्स। अब यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली शी विल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी। उसने बाइगमी कमिट करी, अपने हस्बैंड के होते हुए उसने सेकंड मैरिज करी। एक तो वो शी विल बी गिल्टी ऑफ बाइगमी, मोर ओवर उसकी जो सेकंड मैरिज सोलुमिनाइज हुई थी वो क्या होगी? वॉइड हो जाएगी। उसकी सेकंड मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। मोर ओवर शी विल बी कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ बाइगमी। बट वंस यू आर क्वाइट सर्टन ऑफ योर लीगल स्टेटस बाय ऑब्टेनिंग अ डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? रिमैरिज कर सकते हो। फिर कोई फर्क नहीं है कि वो अगले ही दिन रीअपियर हो या वो कभी भी वापस ना आए। कोर्ट की डिक्री को ऑब्टेन करना ऑन दिस ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, so as to be for the petitioner to be quite certain of his or her legal status कि क्या मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, विडो हूँ या विडोअर हूँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई होप गाइज आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। सो दीज वर द लास्ट 2 फॉल्ट ग्राउंड्स जिनके बेसिस पे डिक्री ऑफ डिवोर्स मिल सकती है। सो गाइज इसके बाद एक हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 13(2), सेक्शन 13 क्लॉज 2 को डिस्कस करेंगे। वो भी एक तरीके के फॉल्ट ग्राउंड जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को अवेलेबल हैं। अगर आपको पता हो, हमने यहाँ पे बार बार मैंने डिस्कस किया कि ईदर हस्बैंड और वाइफ एज द केस में भी दे मे गो एंड फाइल अ पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन दीज 8 फॉल्ट ग्राउंड्स, प्रोवाइडेड वो इनको प्रूव कर दें कोर्ट के सामने। लेकिन गाइस सेक्शन 13 क्लॉज 2 में यहाँ पे 1 लिखा है, वहाँ पे क्लॉज 2 लिखा होगा, वहाँ पे क्या होगा? दोज आर द ग्राउंड्स, 4 ग्राउंड्स एक्सक्लूसिवली मेड फॉर अ वाइफ फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज। वो भी ग्राउंड्स बहुत ईजी हैं, उसको मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में लेके आऊँगी। टिल देन गाइज स्टे इन टच विद माई वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।